नमस्कार। स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज हम अवहट्ट पर बात करेंगे। कुछ लोग पूछ रहे हैं मैम रेगुलर आपका क्लास कब शुरू होगा, फिर कब क्लास आएगा। तो ये क्लास भी रेगुलर में ही है। आप लोग जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हमने कुछ गेस क्वेश्चन का वीडियो बनाया था। उन्हीं गेस क्वेश्चन को हम आंसर फॉर्मेटिंग में करा रहे हैं। तो आप फॉर्मेटिंग कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। और जो लोग को अभी एग्ज़ाम नहीं देना है, वो पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे ही ये फॉर्मेटिंग कंप्लीट होती है हम यथाशीघ्र फिर से जैसे बोर्ड पर पढ़ा रहे थे वैसे ही फिर से शुरू करेंगे। और थोड़ा सा अभी मेरे हाथ में भी प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैं कल ही दिखा के आई थी, तो थोड़ी सी दिक्कत है। मुझे लगता है जल्दी ही कवर हो जाएगा, तो मुझे खड़े होने में आसानी होने लगेगी। उसके बाद मैं जैसे सिलेबस का वीडियो चल रहा था वैसे लगातार चलेगा। अभी तत्काल में जो गेस क्वेश्चन है उनकी आंसर फॉर्मेटिंग है। आप लोग आंसर लिखिए और टेलीग्राम पर पोस्ट करते रहिए। तो आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लेना और इन सबको शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। आज हम अवहट्ट पर बात करेंगे। अवहट्ट और अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ लगभग समान ही है। वो भी अपभ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट भाषा है, तो दोनों एक ही जैसा है। अवहट्ट शब्द संस्कृत शब्द अपभ्रष्ट का तद्भव रूप है। अपभ्रंश में भी मैंने बताया था कि भ्रष्ट भाषा है। इस संबंध में एक समस्या है कि अपभ्रंश व अवहट्ट दोनों शब्द समानार्थी हैं, क्योंकि दोनों ही भ्रष्ट भाषा को ही व्यक्त करते हैं। इससे यह संभावना प्रतीत होने लगी कि ये दोनों नाम एक ही भाषा के हैं, जिनमें से कहीं किसी एक का प्रयोग होता है तो कहीं दूसरे का। आप क्वेश्चन के अनुसार अगर ये जो भूमिका है ये केवल इतनी नहीं लिखना है, ये भूमिका इतनी यहाँ तक लिख देना है। और भूमिका लिखते समय आपको, जैसे मैंने इसमें यहाँ पॉइंट बनाए हैं आपको समझाने के लिए, पर आप पॉइंट में नहीं लिखिएगा। आप कोशिश करिएगा, चूंकि 50 नंबर का प्रश्न आता है। आईएएस में और बीपीएससी में फ़र्क है। आईएएस में छोटे क्वेश्चन आते हैं, उन्हें पॉइंट में बुलेट फॉर्म में लिखा जा सकता है, पर यहाँ पे बुलेट फॉर्म में लिखना संभव नहीं है। आप पॉइंट डाल कर 4-5 पेज का आंसर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ आप पैराग्राफ का प्रयोग करें। हेडिंग आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पैराग्राफ का प्रयोग करें, सेंटेंस अधूरे ना छोड़ें। आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के अनुसंधानों से अब यह साबित हो चुका है कि अवहट्ट केवल भाषिक शैली नहीं बल्कि एक स्वतंत्र भाषा है। इसको आप ये सारा आप भूमिका में दे सकते हैं। संदेश राहक तथा कीर्तिलता इस भाषा से संबंधित दो प्रमुख रचनाएं हैं। कीर्तिलता में तो विद्यापति ने स्पष्टता संस्कृत की तुलना में अवहट्ट को वरीयता दी है। ये आप पूरा का पूरा इतना भूमिका में दे सकते हैं। उसके बाद आप ग्राफ दे सकते हैं। अगर ग्राफ देना है, नहीं देना है तो डायरेक्ट पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। ध्वनि संरचना, दो अतिरिक्त स्वर हैं अपभ्रंश के अलावा। अपभ्रंश में ये ए और अ नहीं थे जैसा कि हमने बताया था, लेकिन अपहट्ट में ये दिखाई देते हैं। संस्कृत में दोनों स्वर सद्यक्षर के रूप में थे तथा इनका उच्चारण आई तथा औ के रूप में होता था। अवहट्ट में ये पहली बार सरल शब्द बनकर उभरे, जैसे बैल लिखा जाने लगा, चौड़ा लिखा जाने लगा, तो मतलब आए और औ का प्रयोग होने लगा। संस्कृत में ये आई हो जाता था, औ हो जाता था। री के स्थान पर आ ई उ जैसे वहां बने हुए थे अपभ्रंश में, यहाँ भी बने हुए हैं उसी तरह से। जैसे प्रच्छ को पुच्छ लिख देना, हृदय को हिय लिख देना। अनुनासिक, अपभ्रंश में 3 प्रवृत्तियां थी। अवहट्ट में एक प्रवृत्ति अकारण अनुनासिकता की बनी, जैसे अश्रु को अंशु, निद्रा को नींद, ग्रीवा को गीव कहा जाने लगा। तो वहां 3 प्रकार थे अनुनासिक प्रयोग के, और यहाँ पे अब अवहट्ट में एक ही प्रयोग दिखता है। क्षतिपूरक दीर्घीकरण, यानी कि चक्र को अपभ्रंश में चक हुआ। जो संस्कृत में चक्र था वो अपभ्रंश में जाके चक हो गया और अवहट्ट में आते आते ये चाक हो गया। क्षतिपूरक दीर्घीकरण इसलिए कि क्षति किसकी हुई, क्रा आधा रा की,
या चक बना तो आधा का की। और दीर्घीकरण क्या हुआ कि जो चा छोटा था, ह्रस्व था, वो दीर्घ हो गया, चाक हो गया। कर्म का कम बना, फिर काम हो गया। आज भी हम चाक और काम का प्रयोग अपनी खड़ी बोली हिंदी में करते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ लगाने की प्रवृत्ति भी समाप्त होने लगी। जैसे शिक्षा को सीख कहने लगे, भिक्षा को भीख कहने लगे। अवहट्ट में स्वर गुच्छों में संधि या संकोच की एक विशेष प्रवृत्ति दिखाई देती है। जैसे अंधकार को अंधार या अंधार कहने लगे, उपवास को उपास या उपास कहने लगे। ये अंधार, जैसे अभी बिहार में अंधार शब्द का प्रयोग होता है, बड़ा अंधार हो गया। उपास शब्द यूपी में, जो पश्चिमी यूपी है, वहां पे बोला जाता है। व्रत को उपवास की जगह उपास कहते हैं। व्यंजन माला ड़ा व ढ़ की वृद्धि हुई, जो टा वर्ग में ढ़ की वृद्धि हो गई। संस्कृत के संयुक्त व्यंजन का द्वितीयकरण प्राकृत से ही चला आ रहा था। यहाँ कहीं कहीं अकारण द्वितीयकरण भी मिलता है, जो अवहट्ट की अपनी विशेषता है। द्वितीयकरण वही बताया था, जैसे कर्म को कम हो गया, रा हट गया, द्वितीयकरण हो गया माँ का। यहाँ पे अकारण मिलता है, यानी कि जरूरत नहीं है फिर भी। जैसे दुकान है तो दुकान ही कहेंगे, उसको दुकान बोलने लगे। कमान को कमान बोलने लगे। जैसे बहुत जगह तो अभी भी देखते होंगे, जब लोग पैसे की चर्चा करते हैं तो लोग हजार को हजार कहते हैं। 10,000 रुपए थे। हजार कहने से ज्यादा थोड़ी हो जाते हैं, रहेंगे तो 10,000। पर अकारण द्वितीयकरण इसी को कहते हैं। अल्प प्राण व्यंजन आ या में महाप्राण हा में बदलने लगे। जैसे यदि को जई और मुख को मुंह कहा जाने लगा। व्याकरणीय संरचना। व्याकरण के वही रूप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग आदि। संज्ञा तथा कारक व्यवस्था। सभी प्रतिपादित स्वरांत हो गए, यानी कि जगत जग हो गया, स्वरांत हो गया, मतलब जो लास्ट में व्यंजन होता था वो हट गया। अधिकाधिक प्रतिपादक अकारांत होने लगे, यानी कि मनु, जो मन से मनु हुआ था अपभ्रंश में, वो आके फिर अकारांत हो गया, मनु से फिर मन हो गया। निर्विभक्ति या लुप्त विभक्ति प्रयोग की संख्या बढ़ गई। न विभक्ति होती थी ना ही परसर्ग, अलग से कोई परसर्ग और विभक्ति नहीं लगती थी। कुछ प्रयोग ऐसे भी हैं जिनमें विभक्ति और परसर्ग दोनों मिलते हैं। जैसे युवराजन मांझ तानिकेरो पुत्र, जो युवराजन हो गया ये विभक्ति हो गई, मांझ व केरो परसर्ग हो गए। कुछ स्वतंत्र परसर्ग भी दिखाई देते हैं। जैसे कर्ता को ने, कर्म के लिए के ही शब्द, करण के लिए सौ से। पहले था कि मैंने जैसे कल उदाहरण दिया था, राम ही केवल प्राण प्यारा, राम को जगह राम ही कर दिया। लेकिन अब कर्ता के ने का जो शब्द होता था, कर्ता ने, वो ने शब्द का प्रयोग यहाँ दिखाई देने लगता है। ही विभक्ति भी बनी हुई है, जैसे जलही जलही। कर्ता की ए विभक्ति को डॉक्टर तगारे ने अवहट्ट की सबसे प्रमुख विशेषता माना है। डॉक्टर तगारे जो विद्वान है, भाषाविद हैं, इन्होंने कर्ता की जो ए विभक्ति थी उसको सबसे प्रमुख विशेषता अवहट्ट की माना है। सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जो सर्वनाम थे मैं, हूँ, मेरा। मध्यम में तुम, तुम, तुम्हार, तुहार सभी प्रयोग हो रहे थे। अन्य पुरुष में वह, उन। इन सर्वनामों से अवहट्ट की आधुनिक हिंदी से निकटता आसानी से देखी जा सकती है। यानी कि ये ऐसे सर्वनाम हैं जो अभी आधुनिक हिंदी में भी प्रयोग होते हैं। तुहार वार भी जो बोलियां हैं, प्रादेशिक बोलियां हैं, उनमें प्रयोग होता है। विशेषण। अवहट्ट में कृदंतीय विशेषणों का विकास तीव्र गति से होने लगा। संख्यावाचक तथा सार्वनामिक विशेषण आधुनिक हिंदी के करीब दिखते हैं। ये तो अपभ्रंश में भी 10, 20, 13, 18 ये अपभ्रंश में भी ज्यों के त्यों दिख रहे थे, जैसे कि अभी हिंदी में है। और इसमें भी वैसे ही थे। ऐस, ऐसो, जैस, जित्ता, कित्ता, उत्ता, ये प्रयोग विशेषण के हैं जो अभी भी खड़ी बोली में तो नहीं है, लेकिन जैस तैस अभी भी जो आधुनिक जो बोलियां हैं,
जो क्षेत्रीय बोलियां हैं उनमें अभी भी प्रयोग होते हैं। क्रिया, अवहट्ट के क्रिया रूप आधुनिक हिंदी की बोलियों से काफी मिलते हैं। धातु रूप चल, उठ, कह, खा, भेल, कैल आदि जैसे जो ये सब अभी भी किससे मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बोलियों से मिल रहे हैं। आज की जो बोलियां हैं उनमें ये शब्द प्रयोग होते हैं, खड़ी हिंदी में तो नहीं लेकिन बाकी में होते हैं। काल संरचना, अवहट्ट में काल रचना के रूप हिंदी की बोलियों की तरह विकसित होने लगे। वर्तमान, पूर्वी हिंदी की तरह भूत और भविष्य। इसमें देखिए जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे वर्तमान में जात, करत, हम ऐसो करत हैं, हम जात हैं। पश्चिमी में करत्ता, करंते। पूर्वी हिंदी में भूतकालीन चलल, गैल। भविष्य खाएब, हम खाएब, करब, जाएब। करही, पश्चिमी में करही, करिहूँ। जैसे पूर्वी हिंदी में क्या बोलते हैं, हम ऐसा करब, वहाँ क्या बोलते हैं पश्चिमी हिंदी में, हम ऐसा करिहूँ, मतलब हम ऐसा करेंगे। लिंग वही है, यहाँ पे भी 2 लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में 3 हुआ करते थे। वचन भी यहाँ पर 2 ही हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसकी शब्दकोशीय विशेषताएं, तद्भव शब्दों की संख्या सर्वाधिक दिखाई देती है। देशज शब्द भी मिलते हैं, विदेशी शब्द भी हैं और तत्सम भी हैं, और तत्सम अपभ्रंश के अंत से पुनः आने लगे। जैसे अपभ्रंश में हमने समझाया था कि तत्सम शब्दों का प्रयोग पुनः होने लगा, जो अपभट्ट में अधिक दिखाई देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृत के सरलीकरण की जो परंपरा पाली से शुरू हुई थी वह अपभ्रंश में आकर हिंदी के निकट होने लगी, और अपभट्ट में उसके विकास की गति तीव्र हो गई। अपभट्ट की एक विशेषता यह मानी गई है कि इसमें हिंदी की आधुनिक बोलियों का मूलभूत स्वरूप दिखाई देने लगता है। ये थी आपकी अपभट्ट की विशेषताएं, शब्दकोशी और व्याकरणीय विशेषताएं। केवल विशेषताएं लिख के प्रश्न आता है तब भी आपको यही सब लिखना है, और आप इसका आंसर हमें टेलीग्राम पर भेजें, चेक होगा, इस बात से निश्चिंत रहें। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है पर चेक अवश्य किया जाएगा। तो आशा है आपको हमारा लेक्चर ये फॉर्मेटिंग पसंद आ रहा होगा, आप इस पर वर्क करेंगे। धन्यवाद।